वेलकम बैक। टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखिए, स्ट्रेंथ कहूं या इंटेंसिटी कहूं, एक ही मतलब है दोनों का। सबसे पहली चीज जानना मुझे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखिएगा, पॉइंट चार्ज ले लिया, सपोज करो क्यू पॉइंट चार्ज है, इसके सराउंडिंग, ध्यान रखना प्लीज, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है द सराउंडिंग स्पेस या एरिया, द सराउंडिंग एरिया ऑफ एनी पॉइंट चार्ज इन विच अ टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। और ये जो हमने अंदर रखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे आप, पॉइंट चार्ज। क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज। तो अब सुन लीजिए, फिर से डेफिनेशन सुनिए, दैट सराउंडिंग एरिया ऑफ अ टेस्ट चार्ज इन विच दैट सराउंडिंग एरिया ऑफ ए पॉइंट चार्ज in which test charge experiences a force of attraction or repulsion is known as electric field of that point charge। ये डेफिनेशन है, इसको एज इट इज आप लिख लोगे कि नहीं, बताओ भाई, लिखने की हमें क्या जरूरत है, आप समझ ही गए होगे, बना लोगे ना। इन द सेंस, पॉइंट चार्ज का वो सराउंडिंग स्पेस जहां पर अगर कोई टेस्ट चार्ज आए तो उस पर एक फोर्स काम करने लगे, उस सराउंडिंग स्पेस को इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा चलो, ये यहां पर आ गए तो इस पे एक फोर्स काम कर रहा है, यहां पर एफ फोर्स सपोज करो काम करने लगा, कितना, इनके बिटवीन एफ फोर्स काम कर रहा है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग ई सिंबल से डिनोट करते हैं। किससे? ये रेशियो होता है फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज का, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसकी डेफिनेशन जरूर लिख लेना है आपको, लिखिए, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज एंड मैग्नीट्यूड of test charge is known as electric field intensity। इंटेंसिटी भी यूज कर सकते हो या फिर स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट। जिस पॉइंट पर हम फोर्स फाइंड करेंगे वहां के लिए वो फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी होगी। फिर फार्मूला लोड कर लीजिए, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। डेफिनेशन के बाद फार्मूला नोट हो गया। अच्छा, इसके बाद सुनिए, हम लोग यूनिट जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? यूनिट जानना चाहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला जानना चाहते हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है या मतलब वेक्टर है, यानी नेचर जानना चाहते हैं। और अगर ये जान जाए ये स्केलर है वेक्टर जो भी है, अगर वेक्टर है तो हम डायरेक्शन भी जानना चाहेंगे। क्या जानना चाहेंगे? डायरेक्शन। तो चलो एक एक बात डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूनिट देखिए, आपके पास जो फॉर्मूला है एफ बाई क्यू है कि नहीं, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और चार्ज की कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। हाँ, फर्दर आगे एक और यूनिट बनाऊंगा मैं, फिलहाल लिख दे रहा हूं, आप एज इट इज याद कर लो, वोल्ट पर मीटर। वो अगले टॉपिक्स में है जब वोल्टेज डिस्कस करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला सुनो, न्यूटन का तो तुम्हें लर्न ही हो गया होगा, mlt-2, और चार्ज का क्या होता है? 80, तो ml-3 a-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम नेचर वाइज बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और जब वेक्टर है अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, तो हमें एटलीस्ट उसकी डायरेक्शन जानने की जरूरत रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, अगर जैसे हमने ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शो कर दिया, ये निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ध्यान रखिएगा पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होगी। यानी हम कह सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ऐसे कह सकते हो कि नहीं, बताओ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। या एक और सेंस दूसरा ले लीजिए, इसका अपोजिट सेंस, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो और उसके पास में कहीं पॉइंट पी हो जहां फील्ड की डायरेक्शन बतानी हो तुम्हें, तो जिस साइड में चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उससे अपोजिट एरो बनाइएगा पॉजिटिव के मामले में। और लेकिन अगर यही निगेटिव चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है? निगेटिव होता है अगर, और फिर पॉइंट जहां प्रेजेंट कर रहा उसमें निगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स एरो बनाना है। ये डायरेक्शन बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल पोर्शंस में इनका यूज हो रहा।
तो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जान पाए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्लियर है बात। इसके बाद यहीं पर हम एक चीज और बता देना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इसी में अगला पॉइंट डाल दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या डालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या है जरा इसको भी जान लो भाई। हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी स्मूथ कर्व। ये ध्यान रखिए जितनी फील्ड लाइंस हैं, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे ग्रेविटेशन हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, डेफिनेशन सबकी एक जैसी है। तो कह दीजिए दीज आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व, इमेजिनरी स्मूथ कर्व, इट्स टेंजेंट represent डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट। अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज भी जान लेना जरा भाई। प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, बाद बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट, वो इस पर बेस्ड होते हैं। जैसे इसको प्रॉपर्टीज को जानने से पहले हम डायग्राम बनाते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने आपसे कहा था पॉजिटिव चार्ज से एरो बाहर की तरफ बनाते हैं, अब आउटवर्ड। तो देखो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा आउटगोइंग शो की जाएंगी। कैसी शो की जाएंगी, लेकिन अगर यही निगेटिव चार्ज होता तो इनकमिंग होंगी। ऐसे मतलब बात वही, बस एरो की डायरेक्शन उलट गई, देखो इनवर्ड। अच्छा अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज पास पास, अच्छा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पहले लेते हैं। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव क्लोजर रखे हुए हैं, एक सिस्टम का पार्ट है दोनों, तो इसमें ऐसे बनेगा, देखो यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, इन दिस वे। यानी आपको ऐसा अपीयर होगा देखने में, देखो जरा कि ये पॉजिटिव से निकल रही है और निगेटिव में जाके एंटर कर रही है। और लेकिन अगर दोनों ही एक ही नेचर के होते, जैसे ये भी पॉजिटिव होता और ये भी पॉजिटिव होता, एक ही सिस्टम के पार्ट होते, तो ये जाने की कोशिश तो करता उधर लेकिन जा नहीं पाता। क्यों नहीं जा पाता, सेम नेचर है, तो क्या हो जाता, रिपल्सन हो जाता। क्या हो जाता भाई साहब बताओ जरा, रिपल्सन काम करता। क्या काम करता, देखो यहां पर ऐसा है कि स्पेस छूट जाता क्वाड्रिलेटरल टाइप का, ये स्पेस लीव हो जाता। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो अगर दोनों निगेटिव बनाओगे तब क्या होगा। चलो चलो दोनों निगेटिव देख लेते हैं। बात वही है, बस एरो की डायरेक्शन पलट देते हैं। निगेटिव पॉजिटिव में मेन हिस्सा क्या है, ये निगेटिव है तो इनवर्ट को एरो बनेंगे। कैसे बनेंगे, एरो बस इनवर्ट आएंगे, डायग्राम सेम रहेगा। अब देखो यहां भी उतना ही स्पेस ऐसे छूटा हुआ है, देखो ये खाली जगह छूटी हुई कि नहीं छूटी हुई। इसी से प्रॉपर्टीज बनाने वाला हूं मैं। प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सुनिए जरा, ये लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और निगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी। तो आप पहली प्रॉपर्टी यही लिखो, दीज लाइंस स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर्स इन निगेटिव चार्ज, एंटर्स इन निगेटिव। फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी सुनिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ क्लोज लूप फॉर्म होता है। वहां मैग्नेट के अंदर भी लाइन एग्जिस्ट करती है, यहां चार्ज के अंदर है, मेटल के अंदर लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, दीज लाइंस नेवर मेक अ क्लोज्ड लूप। ये लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी में हम बढ़ा सकते हैं कि मेटल के अंदर अगर इन लाइंस की बात करें तो ये डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, जैसे मैं एग्जांपल में कह रहा हूं, ये कोई मेटेलिक सीट है, देखो ये मेटल की सीट है ऐसे, और अगर ये फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी देखो, तो इस हिस्से में गायब हो जाएगी और फिर आपको अपीयर होगी आगे। अगर मेटल से पास कराने की बात करूं तो पता क्या सिचुएशन आ जाती है, ये इस तरह आ जाता है, यानी मेटल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, these lines are does not exist
डज नॉट एग्जिस्ट। अरे आर और डज दोनों एक साथ हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, मजा नहीं आएगा। दीज लाइन्स आर नेवर एग्जिस्ट इन साइड मेटल्स। मेटल हो, मेटेलिक सीट, कुछ भी कह दो आप। एक और सुनो, ये चार्ज के पास क्लोजर रहेंगी, दूरी बढ़ने पर, डिस्टेंस बढ़ने पर इनका बीच का हिस्सा वाइडर होता जाएगा। तो दीज लाइन्स आर क्लोजर, दीज लाइन्स आर क्लोजर नियर अ चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब बताने वाला हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बताने वाला हूं पता है आपको? इसको हम कहेंगे, हाँ, दीज लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दीज लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, अगर इंटरसेक्ट करें, इफ दे डू, then at the point of intersection, at the point of intersection, there are two directions of electric field, two directions of electric field, which is impossible। हाँ, वेरी गुड। वो इम्पॉसिबल होगा। क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा। बताओ, इतना पॉइंट समझ में आया सब लोगों को? अच्छा, एक और बात जान लो। बातें बहुत है मेरे पास करने के लिए, हम बातें बहुत कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास खास बातों की बात कर रहा हूं मैं, कि ये जो फील्ड लाइंस हैं, ध्यान रखना, ठीक है? ये फील्ड लाइंस हमेशा किसी जब सरफेस पर पहुंचेंगी तो वो हमेशा उस सरफेस पे परपेंडिकुलर ही गिरेंगी, या निकल रही होंगी तो भी परपेंडिकुलर होंगी किसी भी पर्टिकुलर। जैसे सपोज करो एग्जांपल में, जैसे ये लाइन तो आ रही है, तो ये तो सीधा रेडियस की डायरेक्शन में, देखो तो परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सपोज करें हम लोग थोड़ी देर के लिए, एक लाइन यहां पर आ रही होती, तो क्या ये सरफेस पे परपेंडिकुलर है क्या? बताओ। ये लाइन यहां पर अगर हम भेज रहे होते तो क्या परपेंडिकुलर है कि? बताओ। इसको यानी हम बनाएंगे तो हम सरफेस पे ऐसे यहां मोल्ड कर देंगे, मतलब हमें रेडियस की डायरेक्शन में इसको शो करना जाते हुए, अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। डॉटेड मैंने शो कर दिया। मैं यहाँ ये बताना चाहता था, ये देखो परपेंडिकुलर गिर रही है क्योंकि नॉर्मल यहां पर है, देखो टेंजेंट बनाओ यहां पर, लेकिन ये ऐसे घूम के आएगी, देखो यहां पर भी ये टेंजेंट हो जाएगी, ये ऐसी घूम जाएगी, यानी हमेशा कैसी गिरेंगी? ये परपेंडिकुलर इंटर भी करेंगी और परपेंडिकुलर एग्जिट भी होंगी। जब यही लाइन से बाहर एग्जिट करेगी, देखो ये तो ठीक है, लेकिन जब ये लाइन एग्जिट करेगी, ध्यान देना, ये दोनों लाइंस, तो ये एग्जिस्टेंस स्टार्ट वहीं से होगा। मतलब ये वो क्रॉस इंटर नहीं है, ये बीच का हिस्सा हटा दे रहे हैं ना, तुम सोचो क्रॉस इंटर है। मैंने वो सिर्फ सेंटर की तरफ जाता हुआ रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया था। इसका मतलब है ये आकर के परपेंडिकुलर सरफेस पर आई है और निकली भी सरफेस से परपेंडिकुलर है। यहां मेरा मतलब कहने का, सरफेस पर हमेशा ये परपेंडिकुलर रहती है। तो दीज लाइंस ऑलवेज, दीज लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, perpendicular to any surface। ये आपका ये सिचुएशन बन जाएगा। बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ भाई सब लोग, है ना? यहां तक नोट कर लीजिए।